पॉलिटी के पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो हमारे इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 25 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 21 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 30 वर्ष, चौथा ऑप्शन 35 वर्ष। तो इसका हमारा ऑप्शन तीसरा सही है, 30 वर्ष। अनुच्छेद 84(b) के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है और राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है, जिसमें 238 राज्यों से और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। फिर टोटल सदस्य संख्या 250 होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा के अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति, चौथा ऑप्शन है वित्त मंत्री। तो कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष तय करते हैं। इसका हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, लोकसभा के अध्यक्ष। वित्त विधेयक अनुच्छेद 112 में आता है, जो आय व्यय से संबंधित होता है, और धन विधेयक 110 अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है धन विधेयक, और इसको तय करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन प्रतिवर्ष मतलब हर साल, तीसरा ऑप्शन 5 वर्ष, चौथा ऑप्शन राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जब वह चाहें। तो इसका हमारा ऑप्शन तीसरा सही है, 5 वर्ष। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। राज्यों के वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243(1) के अनुसार होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल हैं लोकसभा और राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन है केवल लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति और लोकसभा, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा। तो हमारा इसका ऑप्शन चौथा सही है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये संसद के 3 अंग होते हैं। अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 250, दूसरा ऑप्शन है 238, तीसरा ऑप्शन है 245, चौथा ऑप्शन है 248। तो मैंने आपको बता दिया था, इसका ऑप्शन पहला सही है, 250। अधिकतम संख्या राज्यसभा में 250 हो सकती है, जिसमें 238 राज्यों से और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कुल मिलाकर 250 सदस्य संख्या हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 1/3, दूसरा ऑप्शन कुल सदस्य संख्या का 1/4, तीसरा ऑप्शन कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग, चौथा ऑप्शन कुल सदस्य का 1/10वां भाग। तो हमारा इसका ऑप्शन डी सही है, 1/10वां भाग कुल सदस्यों का। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताएं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन प्रतिभा सिंह पाटिल, दूसरा विजय लक्ष्मी पंडित, तीसरा मीरा कुमार, चौथा सरोजिनी नायडू। तो हमारा इसका ऑप्शन तीसरा सही है, मीरा कुमार। यह लोकसभा अध्यक्ष की पहली महिला निर्वाचित हुई हैं, जो सन 2009 से 2014 के बीच में रहीं। यह मीरा कुमार मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री भी रह चुकी थी, जो 2004 से 2009 के बीच में रहीं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? इसके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के पंजीयक,
तीसरा ऑप्शन है भारत के विधि मंत्री। चौथा ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी। तो इसका हमारा ऑप्शन चौथा सही है, भारत के महान्यायवादी। यह भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत रहता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। यह समय समय पर कानूनी सलाह देता है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के चुनावों के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 25 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 30 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 21 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 18 वर्ष। तो हमारा इसका पहला ऑप्शन ठीक है, 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अनुच्छेद 84(b) में इस चीज़ का उम्र का लिमिट दी गई है और 173(b) में विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु की चर्चा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो इसके हमारा पहला ऑप्शन है केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। दूसरा ऑप्शन केवल राज्यसभा से चुने जाते हैं। तीसरा ऑप्शन लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं। चौथा ऑप्शन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन पहला सही है, केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। और प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या 30 होती है अधिकतम और केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। इसमें कोई भी मंत्री शामिल नहीं होता। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, तीसरा ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा, चौथा ऑप्शन है लोकसभा के सदस्य द्वारा। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का भी और लोकसभा के उपाध्यक्ष का भी। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पहला ऑप्शन 11 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 9 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 7 वर्ष, चौथा ऑप्शन 5 वर्ष। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? पहला ऑप्शन 3 महीने, दूसरा ऑप्शन 6 महीने, तीसरा ऑप्शन 9 महीने, चौथा ऑप्शन 12 महीने। तो हमारा इसका ऑप्शन दूसरा सही, 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है। पहला ऑप्शन निर्णय मत, दूसरा ध्वनि, तीसरा प्रत्यक्ष मत, चौथा है अप्रत्यक्ष मत। लोकसभा अध्यक्ष अपना मत तभी दे सकता है जब मतों की संख्या दोनों तरफ से बराबर हो, तो वह निर्णायक मत दे सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे। ऑप्शन है पहला B.R. अम्बेडकर, दूसरा K.R. गोपालन, तीसरा S. राधाकृष्ण, चौथा वल्लभ भाई पटेल। तो इसका हमारा ऑप्शन दूसरा सही है, A.K. गोपालन। ये विपक्ष के प्रथम नेता थे। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री को, दूसरा भारत के राष्ट्रपति को, तीसरा ऑप्शन लोकसभा के उपाध्यक्ष को, चौथा ऑप्शन संसदीय कार्य मंत्री को। तो इसका हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। हमारा अगला प्रश्न है, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों में निरंतर अनुपस्थित रहे। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 45 दिन तक, दूसरा ऑप्शन 60 दिन तक, तीसरा 90 दिन तक, चौथा ऑप्शन 365 दिन तक। तो इसका हमारा ऑप्शन दूसरा सही, 60 दिनों तक। 60 दिनों तक संसद में न जाने के कारण सुब्रमण्यम स्वामी अपनी सदस्यता खो बैठे थे और 1978 को इंदिरा गांधी भी लोकसभा सदस्यता त्याग दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में
कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रश्नकाल, दूसरा है शून्यकाल, तीसरा ऑप्शन है संकल्प, चौथा राष्ट्रपति का अभाषण। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन सही है, शून्यकाल। शून्यकाल संसद में शून्यकाल भारतीय संसद की देन है, जिसका समय 12 बजे से 1 बजे के बीच में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की संसदीय सीटों यानी राज्यसभा की संख्या कितनी है? इसका हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन 12, दूसरा 16, तीसरा 18, चौथा 31। तो हमारा इसका ऑप्शन दूसरा सही है, 16। राज्यसभा की सीटों की संख्या पश्चिम बंगाल में 16 है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा भी और राज्यसभा भी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जनता का सदन की जो संज्ञा दी गई है वो लोकसभा को दी गई है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? इसके ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर। तो राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। वह आर्टिकल 64 के अंतर्गत राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन 1947 को, दूसरा ऑप्शन 1949 को, तीसरा ऑप्शन 1950 को, चौथा ऑप्शन 1952 को। तो इसका हमारा ऑप्शन तीसरा सही है। योजना आयोग जो स्थापित हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, दूसरा ऑप्शन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, तीसरा सभी राज्य और केंद्र के मंत्रिमंडल सदस्य, चौथा ऑप्शन संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है हमारा, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं केंद्र के मंत्रिपरिषद के सदस्य, योजना आयोग के सभी सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ शासित प्रदेश के प्रशासक। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापति कौन करता है, यानी अध्यक्षता कौन करता है? इसका ऑप्शन दिए गए हैं, भारत के राष्ट्रपति, दूसरा भारत के उपराष्ट्रपति, तीसरा है लोकसभा के अध्यक्ष, चौथा है भारत के महान्यायवादी। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अंतर्गत होती है। जब किसी विधेयक पर दोनों के मतभेद होते हैं तो संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। हमारा अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के आकार एवं सदस्यता के बारे में निर्णय कौन करता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा लोकसभा। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, प्रधानमंत्री तो ये तय करता है कि मंत्रिपरिषद का आकार कितना बड़ा कितना छोटा रखें। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? इसका ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 3 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 5 वर्ष, चौथा ऑप्शन 6 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जो 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर अवकाश ग्रहण करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? यह रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है भारत के लोकसभा का अध्यक्ष। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, पहला 18 वर्ष, दूसरा 21 वर्ष, तीसरा 25 वर्ष,
चौथा 35 वर्ष। तो इसका हमारा ऑप्शन तीसरा सही है 25 वर्ष, क्योंकि ज़्यादातर प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य ही बनते हैं, जिसकी लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी, लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होती है। इंदिरा गांधी राज्यसभा सदस्य थी जब वह प्रधानमंत्री बनी थी। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विपक्षी दल का नेता, दूसरा लोकसभा का अध्यक्ष, तीसरा लोकसभा का उपाध्यक्ष, चौथा राज्यसभा का अध्यक्ष। तो इसका हमारा ऑप्शन पहला सही है, विपक्षी दल का नेता लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल पहला राष्ट्रपति के प्रति, दूसरा प्रधानमंत्री के प्रति, तीसरा लोकसभा के प्रति, चौथा राज्यसभा के प्रति। तो इसका हमारा ऑप्शन तीसरा सही है, लोकसभा के प्रति। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर किसी भी कारण से लोकसभा में अविश्वास खो देता है मंत्रिमंडल, तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 1954 को, दूसरा 1964 को, तीसरा 1974 को, चौथा 1984 को। इसका ऑप्शन पहला सही है, 1984 को। 1954 से लोकसभा का नाम दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद यानी NIC का अध्यक्ष कौन होता है? इसका ऑप्शन दिए गए हैं। पहला प्रधानमंत्री, दूसरा वित्त मंत्री, तीसरा गृह मंत्री, चौथा भारत के राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन पहला सही है, प्रधानमंत्री। हमारा अगला प्रश्न है, संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला महाधिवक्ता द्वारा, दूसरा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के द्वारा, तीसरा वाणिज्य मंत्री द्वारा, चौथा वित्त मंत्री द्वारा। इसका हमारा ऑप्शन दूसरा सही है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा। यह सभी केंद्र और राज्यों के आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो हमारे इसके ऑप्शन दिए गए हैं। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चरण सिंह। तो सबसे पहले हमारा आगे जवाहरलाल नेहरू, जो 1947 से लेकर 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। दूसरा इंदिरा गांधी, जो 1966 से 1977 तक। और तीसरा मोरारजी देसाई, 1977 से 1979 तक। और चौधरी चरण सिंह, 1979 से लेकर 1980 तक। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। स्थगन, दूसरा निंदा, तीसरा कटौती, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन तीसरा सही है, कटौती। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला लोक लेखा समिति, दूसरा प्राक्कलन समिति, तीसरा लोक उपक्रम समिति, चौथा वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। इसका ऑप्शन चौथा सही है, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, जो एक स्थायी समिति नहीं है। बाकी तीनों स्थायी समिति हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला लोकसभा, दूसरा संसद, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा प्रधानमंत्री। तो इसका हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति। संघ सरकार में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यालय में अपना कार्यभार संभालते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, दूसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, तीसरा राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, चौथा लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका हमारा ऑप्शन तीसरा सही है,
राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदस्य। संसद में दोनों सदनों में विधेयक पारित होता है और इस पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति कर देते हैं, तभी कानून का रूप लेता है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, दूसरा है व्यक्तिगत प्रतिनिधान, तीसरा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, चौथा है भूभागीय प्रतिनिधित्व। इसका हमारा ऑप्शन चौथा सही है, भूभागीय प्रतिनिधित्व। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है? इसके ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है योजना आयोग द्वारा, संघीय वित्त मंत्री द्वारा, तीसरा वित्त आयोग द्वारा, चौथा है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो इसका हमारा ऑप्शन तीसरा सही है, वित्त आयोग द्वारा। वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार भारत को समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति किस प्रकार के निषेध अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन निलंबन, दूसरा जेवी, तीसरा सीमित, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका हमारा ऑप्शन दूसरा सही है, जेवी। राष्ट्रपति निषेध अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक सेवा के कानून को निरस्त किया था, जेवी पॉकेट वीटो का प्रयोग करके। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लोकसभा को जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है इसलिए, या दूसरा संसद संविधान में संशोधन कर सकती है इसलिए, या तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, या चौथा लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। इसका हमारा ऑप्शन चौथा सही है, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, इसलिए इसे संसदीय प्रणाली कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? ऑप्शन है पहला लोकसभा के 30 सदस्य, दूसरा ऑप्शन राज्यसभा के 30 सदस्य, तीसरा ऑप्शन दोनों सभाओं में से 30 सदस्य, चौथा ऑप्शन है लोकसभा में 22 सदस्य। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, लोकसभा से 30 सदस्य लिए जाते हैं प्राक्कलन समिति के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल के द्वारा या राज्य आपातकाल के द्वारा, तीसरा ऑप्शन वित्तीय आपातकाल के द्वारा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन में कमी कर सकती है वित्तीय आपातकाल के दौरान। वित्तीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 360 में वर्णित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मजदूर संघ, दूसरा है नागरिकता, तीसरा है स्थानीय शासन, चौथा है अंतर्राज्यीय नदियाँ। तो इसका ऑप्शन पहला सही है, मजदूर संघ। मजदूर संघ समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 के अंतर्गत समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं, जिनमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर विधि निर्माण कर सकते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत मुख्य विषय हैं शिक्षा, आर्थिक नियोजन, जनसंख्या, समाचार पत्र, न्याय प्रशासन, वन्य जीव सुरक्षा, वन व्यापार संघ। हमारा अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के बेसिक मूल आधार क्या है? इसका ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है संवैधानिक निकायों, ट्रेंडिंग और विनिर्माण स्कीमों एवं परियोजनाओं के साथ आय व्यय को दर्शाने वाले लेखा विवरणों की जांच करना, दूसरा है स्टोर और स्टॉक के लेखा की जांच करना, तीसरा है स्वायत्त निकायों के लेखा विवरण की जांच करना, चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो उसका हमारा ऑप्शन पहला सही है, संवैधानिक निकायों, ट्रेंडिंग और विनिर्माण स्कीमों एवं परियोजनाओं के आय व्यय को दर्शाने वाले लेखा विवरणों की जांच करना। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? तो ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, दूसरा भारत सरकार का सचिव, तीसरा प्रधानमंत्री का राजनीतिक सलाहकार, चौथा योजना आयोग का उपाध्यक्ष। तो इसका हमारा ऑप्शन चौथा सही है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों पर यथोचित
प्रतिबंध कौन लगा सकता है? इसका ऑप्शन है पहला प्रधान मंत्रिपरिषद, दूसरा संसद, तीसरा जनता, चौथा मंत्रिमंडल। इसका हमारा ऑप्शन दूसरा सही है, संसद। कुछ सीमित प्रतिबंध लगा सकते हैं मौलिक अधिकारों पर संसद। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? इसका ऑप्शन है पहला 6 महीने के लिए, दूसरा 1 साल के लिए, तीसरा 2 साल के लिए, चौथा 3 साल के लिए। तो राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा 3 साल तक ही हो सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्ष उस पद का सदस्य नहीं होता? इसका ऑप्शन है पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा विधानसभा, चौथा विधान परिषद। तो राज्यसभा का अध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, वह पदेन सभापति होता है।